Good morning, students. Welcome to Learners Academy. गुड मॉर्निंग सर। Okay, good morning. So कल जो वाला जो वीडियो था वो पूरा देख लिया था आपने? That was concerned about the overview of exercise 5.3. Exercise 5.3 के क्वेश्चंस क्विक रिवीजन करते हुए मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। होपफुली आपने देखा होगा। That means 5.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीटेड है मेरी तरफ से। तो आपने देखा, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, otherwise we will proceed forward towards the next topic which is exponential and logarithmic functions. बता दो जल्दी जल्दी, अगर 5.3 से कोई डाउट है तो, सॉल्व किया हो नहीं हुआ हो, बोलो। एनी डाउट्स? इट्स क्वाइट इजी एक्सरसाइज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नो सर। एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, नो डाउट। चलो, तो लेट्स मूव फर्दर। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस नेक्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करना सिखा रहे हैं इस टॉपिक में। तो डेरिवेटिव करना सिखा रहे हैं तो इसलिए पहले बता रहे हैं कि क्या है, क्योंकि आज से पहले बताया ही नहीं है। हाँ, आज से पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी हमको एनसीईआरटी कोर्स में नहीं मिली, इधर उधर से जानकारी मिली है वो कह नहीं सकते, बाकी एनसीईआरटी में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस टॉपिक में क्या है, पहले तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन भी इसी टॉपिक में है, तो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का भी बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन केवल इस चीज का नहीं बनेगा कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्वेश्चन इस चीज का भी बन सकता है कि ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, हाउ डज इट फंक्शन, ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे इसका डोमेन है, कैसे इसका रेंज है ना। तो वी विल क्विकली कवर ईच एंड एवरी टॉपिक और फिर डेरिवेटिव निकालना भी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपोनेंशियल। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि लोगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना और लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना आर द टू सेपरेट थिंग्स। इन दोनों को मिक्स मत कर देना। अगर मैं कहूं डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शंस, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। और एक मैं कहूं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो शायद इसी का नेक्स्ट टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शंस का मतलब है लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बट मेथड लोगरिथमिक का यूज कर रहे हो, यूजिंग लोगरिथम। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी अदर फंक्शन यूजिंग लोगरिथम फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लेट्स सी डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू b टू द पावर x इज सेट to be an exponential function if b is greater than 1, x belongs to r and y belongs to r plus। ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि इस तरह का कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, वहां पे बेस जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, बेस तो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊपर वेरिएबल चला जाए, ऊपर वेरिएबल चला जाए, पावर के अंदर वेरिएबल चला जाए, और वो पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हर हाल में रियल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और वो तो आप खुद भी सोच सकते हो, अगर आप ये दो बातें भी याद रखें, बी और एक्स के बारे में भी बात याद करें, तो बी टू द पावर एक्स का क्या आंसर आएगा, वाई आएगा, वो वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आप खुद भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी 1 से बड़ा है, बी क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, सपोज करो मैंने 2 ले लिया। अब 2 का कोई भी रियल नंबर में पावर लगाऊं, कोई भी रियल नंबर, इवन अगर मैंने नेगेटिव भी लगा दिया, मान लो -2 भी लगा दिया, तो भी इसका आंसर क्या होता है, 1/4 होता है, दैट इज अगेन ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना, कुछ भी पावर लगा दूंगा तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो इस फॉर्म का जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू v टू द पावर x, वो क्या होता है, क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब आप खुद बता सकते हो उसकी डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और रेंज क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है, एनी रियल नंबर। तो डोमेन तो है इसकी कोई सा भी रियल नंबर। रेंज क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो y क्या क्या बन पा रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर ही बन पा रहा है y, तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी अदर पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर पावर नीचे
वेरिएबल नीचे और कांस्टेंट ऊपर पावर में रहता है लाइक दिस। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, कांस्टेंट नीचे और वेरिएबल पावर में रहता है। ये तो है पॉलिनोमियल फंक्शन। मैंने क्या कहा, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आस्क हो सकते हैं क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार ये 12th क्लास में, है ना। तो नॉट ओनली द डेरिवेटिव पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग कुछ भी पूछ सकता है इस टॉपिक में से। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए आज से, है ना। एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, 2 to the power x क्या है बेटा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, कोई भी, और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो जो आपकी इच्छा। कोई भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा स्टीपर निकलेगा। क्या निकलेगा, स्टीपर। स्टीपर का मतलब है वो ज्यादा y की तरफ टेंडिंग दिखाई देगा। y की तरफ झुकाव उसका, y एक्सिस की तरफ उसका, जो जैसे सपोज करो ये y एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लोगे ना, कोई भी, वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या कैसे भी होगा। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने 50 तो पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया ना, वो एक उन 50 पे भारी पड़ेगा। वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा ना, वो 50 पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीपर होगा। स्टीपर का मतलब होता है वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है भाई स्टीपर का मीनिंग वहां पे क्या है, वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ। और वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ कोई फंक्शन पता है कब बनेगा, जब जंप बड़े बड़े लग रहे हों। जंप बड़े बड़े लग रहे हों कैसे, मान लो x की वैल्यू 1 है तो मान लो y की वैल्यू भी 1 है, लेट अस सपोज। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही 2 हुई तो y की वैल्यू जंप खा के बहुत ऊपर चली गई। तो बड़े बड़े जब जंप लगेंगे, मतलब x की तो x का डिफरेंस तो 1 1 का ही चल रहा है, 1 2 3 4, बट उधर y का डिफरेंस क्या है, बड़े बड़े जंप खा के चल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, स्टीपर फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन y एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। ऐसा फंक्शन जरूरी नहीं है एक्सपोनेंशियल हो, ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बट कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उससे ज्यादा ही होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टीपर। इज दैट क्लियर। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हमने लिया था फिर, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया 2 to the power x। देखो ध्यान से, जब x1 है इसके अंदर पुटअप करो, तो अगर मैं इसको लिख लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको y लिख देता हूँ। मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन लिया मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया y इज इक्वल टू 2 to the power x। ठीक है, कोई डाउट। भाई फंक्शन लेंगे तो एफ एक्स को y लिख देते ना अपन, y एक्सिस पे एफ एक्स आता ही है। ठीक है, तो अब देखो, जब x को 1 लिया तो y 1, इधर पुटअप करते जाओ। x को 2 लिया तो, सॉरी x को लेना है ना, x को 2 लिया तो 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 4। x को 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9। x को 4 लिया तो 4 का स्क्वायर 16। x को 5 लिया तो 5 का स्क्वायर 25। x को 6 लिया तो 6 का स्क्वायर 36। और x को सो ऑन करते 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 जब मैंने 10 लिया तो 10 का स्क्वायर 100। ये तो चला मेरा कौन, पॉलिनोमियल फंक्शन। चलते हैं उधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे मैंने x को 1 लिया तो y की वैल्यू 2 आई, 2 की पावर 1 2। फिर अब पावर बढ़ा रहे हो, अब आप बेस को कांस्टेंट रख रहे हो और पावर बढ़ा रहे हो। जैसे आपने 2 किया तो 4, जैसे आपने 3 किया 8, 4 किया 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 10 क्या हो गई 1024 होती है। 2 की पावर 10 तक आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, याद है। 2 की पावर 1 2, फिर अगेन 4, फिर 8 16 32 5 में आ जाती है। इतना भी याद रखना कि 2 की पावर 5 32 होती है। आगे 64, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। पता है याद करना बड़ा आसान है, पता है क्यों, क्योंकि आजकल डेटा का जमाना है। ठीक है, और जो भी हमारी डेटा होती है ना, जैसे रैम होती है कंप्यूटर की या जो भी है, वो सब 2 की पावर में चलती है। आप आपने अगर नोटिस किया हो तो, जैसे या तो 1024 MB की आपकी हार्ड डिस्क होती है, 1024 MB की कोई भी मेमोरी कार्ड, मान लो आजकल तो बहुत बड़े बड़े होने लग गए, लेकिन बेसिक देखें उससे कम 512 मिलता है। आप मार्केट में जाओगे तो क्या कहेगा 512 MB का ले लो, उससे कम 256, उससे कम 1128। तो वो जो अपने मेमोरी कार्ड का डिनोमिनेशन चल रहा है वही है इनके आंसर्स। ठीक है, सारा वही है ना। ठीक है, चलिए, तो अब बात कर रहे हैं, अब आप कंपेयर करो। देखो भैया, x1 था तो y1 था, x1 था तो y2 था। शुरुआत में ही इससे ज्यादा स्टीपर है, स्टार्टिंग में। एक जगह आके फिर बराबर भी हुआ, x2 था तो y4,
x2 था तो y4, यहाँ जाके बराबर हो गया, यहाँ जाके क्या हो गया बराबर। लेकिन उसके बाद जो इसने उछाल खाना और एक जगह कम भी हो गया, देखो y9 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब स्टार्ट इसने बड़ा धीरे धीरे लिया, बराबर भी हुआ कम भी हुआ, लेकिन फिर जब इसने उछाल खाना शुरू किया यहाँ पे वापस बराबर, यहाँ पे वापस बराबर। अब देखो जरा 25 वो 36 वो और 10 तक आते आते तो सो ही रह गया और वो 1024 पहुंच गया। तो कितना बड़े बड़े जंप ले रहा है वो और इसके मुकाबले। तो आप ध्यान से देखो ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन से ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा स्टीपर है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया तो वहां 2 टू द पावर एक्स लो, यहाँ एक्स क्यूब लो तो यहाँ 3 टू द पावर एक्स लो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अरे कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी, और कोई भी एक्सपोनेंशियल ले लो, हमेशा एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल से जीतेगा, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीपर निकलेगा। तो एक लाइन लिखी है वहां पे जिसके क्वेश्चन बनने के अच्छे चांसेस हैं, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। एनी मतलब कोई भी उठा लो, एक्सपोनेंशियल उठा लो एक और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन उठा लो, हमेशा स्टीपर कौन निकलेगा, स्टीपर का मतलब वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ, वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ मतलब एक्स और वाई में जंप्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, ठीक है। आगे अब सुनो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टीपर कब होता जाता है, कब वो स्टीपर बनता जाता है, मतलब कब वो जंप खाते खाते वाई एक्सिस की तरफ झुकता चला जाता है, जैसे जैसे उसका बेस बढ़ जाता है, जैसे जैसे उसका बेस बढ़ जाता है। इसका मतलब है पहले तो कंपैरिजन हुआ पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का, अब एक्सपोनेंशियल का कंपैरिजन ही एक्सपोनेंशियल से कर रहे हो आप, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंपैरिजन कर रहे हो, तो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंपैरिजन करोगे तो उसमें से कौन सा ज्यादा स्टीपर होगा, जिसका बेस इंक्रीज होगा ना, जिसका बेस बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स, अब दोनों एक्सपोनेंशियल है ना, दोनों एक्सपोनेंशियल है ना, ज्यादा स्टीपर कौन सा होगा, ये 3 टू द पावर एक्स। तो जैसे जैसे बेस को इंक्रीज करते जाओगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ज्यादा स्टीप होता जाएगा। इसमें बेस 1 क्यों नहीं रख सकते, उसकी डेफिनेशन में बेटा, उसकी डेफिनेशन में है, इस फंक्शन का इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव्स के पर्पस से किया गया है ना। अब वो डेरिवेटिव्स का मतलब ये फंक्शन आज तक क्यों नहीं आया, बिकॉज डेरिवेटिव्स आज तक नहीं आए, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स नहीं आए, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूं, इसकी वैल्यू मैं 1 रख दूं तो वो जो उसका ग्राफ है ना, वो बी की वैल्यू 1 रखते हैं, किसकी वैल्यू 1 रखते हैं अपन, बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं, तो वो जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से बन पा रहा था, और जो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा था लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल के बीच में जो रिलेशन आ रहा था वो फुलफिल नहीं होता है, वो फुलफिल नहीं होता है, इसलिए वहां पे बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है इधर भी, और लोगरिथमिक में भी बेस क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो उसका उसके डेफिनेशन में है, ठीक है ना, कई चीजें डेफिनेशन में होती है तो हम उस पर सवाल नहीं कर सकते कि सर ऐसा क्यों है, ठीक है। उनकी डेफिनेशन में है कि बेस इज शुड बी ग्रेटर देन 1, अगर बेस 1 से ग्रेटर देन नहीं है, कुछ और है, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। हाँ, वेरिएबल टर्म जो ऊपर बैठा है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, ऊपर वेरिएबल टर्म बैठी है तो एक्सपोनेंट है, ऊपर पावर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जो पावर में बैठा है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करेंगे। ये क्या कह रहा है कि वैसे तो अनंत एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लेकिन दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट बड़े जरूरी हैं और बड़े ही एक तरीके से कारगर साबित होते हैं कुछ कैलकुलस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। वो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से हैं बेटा, एक है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंस क्या है, कॉमन का बेस क्या रहता है 10, और इसका नेचुरल का बेस क्या रहता है ई। अब ई क्या है, ई इज कॉल्ड द यूलर्स नंबर, पहले भी हमने बात करी थी, उसकी वैल्यू लगभग लगभग 2.718 अप्रॉक्स रहती है, 2.7। जैसे ज्योमेट्री के लिए पाई एक वरदान है, अगर पाई ना हो तो ज्योमेट्री सॉल्व ही नहीं हो सकती, एरिया वॉल्यूम, वैसे ही कैलकुलस के लिए ई जो नंबर है यूलर नंबर वो वरदान है, अगर ये ई नंबर ना हो तो कैलकुलस सॉल्व ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ई का मतलब क्या होता है, यूलर नंबर। अब यूलर नंबर की कोई पूछे यूलर नंबर की वैल्यू क्या होती है तो आप क्या कहोगे, देखो पहली चीज कहोगे 2 और 3 के बीच में, क्या कहोगे 2 और 3 के बीच में, फिर कोई एग्जैक्ट बताओ तो आप क्या कहोगे 2.718 अप्रॉक्स,
फिर वो कहेगा और एग्जैक्ट बताओ, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब एक इरेशनल वैल्यू दिख रही है, तो है ना, पैटर्न भी नहीं बन रहा है। तो आप क्या कहोगे, भैया एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो ये है भैया एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसको सोल्व करता रहे तू। क्या है एग्जैक्ट वैल्यू? 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइटली जाएगा, इनफाइनाइटली जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू यही आएगी 2.718 अप्रॉक्स। तो क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा है, यूलर नंबर की वैल्यू बताओ। अब यूलर नंबर की वैल्यू ऑप्शन में इस तरह से दी हुई है तो याद रह जाए, और इस तरह से दी, मान लो मैं ये चीज नहीं पढ़ के गया और ऑप्शन चारों ऐसे हैं, ऑप्शन चारों फैक्टोरियल फॉर्म में है, तो फिर पड़ जाएगा ना चक्कर। ठीक है, तो दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन से? एक तो है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन में बेस क्या रहेगा? कॉमन में बेस क्या रहेगा? 10। कॉमन में बेस क्या रहेगा? 10। नेचुरल में बेस क्या रहेगा? ई। ठीक है, कॉमन में बेस क्या रहेगा? 10 और नेचुरल में बेस क्या रहेगा? ई। ठीक है जी। और अगर आपको नहीं बताया जाए कि कॉमन है या नेचुरल है, सीधे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जाए, तो कौन सा बाय डिफॉल्ट, ये वाला मानोगे या ये वाला मानोगे? कौन सा मानोगे? नेचुरल मानेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसी चीज मानते हैं जो जनरली नेचुरली होती है, तो नेचुरली तो ये चीज हो रही है। ठीक है जी, चलिए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन भी है यहाँ पे, वैसे तो काफी कुछ बता दिया है, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन क्या है, हमेशा कभी भी फंक्शन के आगे डबल डॉट लगा के ये चीज लिख दी जाए ना भाई, दिस टू दिस, उसमें 101% ये तो डोमेन होता है, और ये क्या होता है? क्या होता है? कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन होता है। इस सेट से मैं इस सेट में जा रहा हूं, इस सेट से मैं इस सेट में जा रहा हूं, तो फंक्शन क्या होता है? इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, फंक्शन वही तो होता है। तो इधर का कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, यानी ये पूरा सेट डोमेन है। लेकिन उधर तो छूट सकता है, उधर तो छूट सकता है ना भाई, उधर तो छूट सकता है। तो आप गारंटी से नहीं कह सकते कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है या रेंज है, पर ये तो फिक्स है ना कि ये कोडोमेन है, ये तो फिक्स है कोडोमेन है। तो फंक्शन के आगे कभी भी दिस टू दिस ऐसे लगा हुआ हो तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। ठीक है, अगर रिलेशन है, अगर रिलेशन है, फिर इसके डोमेन होने के चांसेस भी पूरे नहीं है। अब तो हो सकता है कि ये भी डोमेन भी हो, क्योंकि रिलेशन में तो इधर भी छूट सकता है, रिलेशन में तो डोमेन में भी, इस पहले वाले सेट में भी छूट सकता है ना जहां से जा रहे हैं अपन। लेकिन फंक्शन में पहले वाले से नहीं छूट सकता, दैट मीन्स 100% ये डोमेन है, 100% ये डोमेन है। अगला वाला रेंज भी हो सकता है और कोडोमेन भी हो सकता है, वो सोचना पड़ता है फंक्शन देख के। हालांकि ये रेंज है, इस केस में ये रेंज है, बट 100% फिक्स नहीं है कि वो रेंज होगी, वो कोडोमेन भी हो सकती है। ठीक है, एक फंक्शन जो रियल से पॉजिटिव रियल नंबर जाता है, यानी कि रियल, ये तो हो गई एक्स की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हो गई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? fx इज इक्वल टू b टू द पावर x वेयर बेस शुड बी ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, देखो डोमेन क्या है बोलो, अभी अभी मैंने बताया रियल नंबर, है ना। रेंज क्या है? रेंज और कोडोमेन सेम है, अब की बार तो रेंज और कोडोमेन सेम है, तो अपन क्या कह सकते हैं, किस तरह का फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन है। रेंज और कोडोमेन सेम होती है, इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। कल को क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स, तो यस इट इज ऑन टू। ठीक है, आगे चलो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इस पॉइंट से पास जरूर करेगा, यानी कि x की वैल्यू जब भी आप 0 रखोगे, बेस कुछ भी हो, आंसर तो बनी आएगा y इज इक्वल्स टू b टू द पावर x। ऐसे ही तो लेते हो, यही तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस वैसे तो ग्रेटर देन 1 लेना है आपको, तो 1 से ग्रेटर कुछ भी बेस ले लो जो आपकी इच्छा है। सपोज करो मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया, 3.5 ले लिया मैंने, अजीब सा बेस ले लिया, अजीब सा ले लिया। अब जैसे ही आप 3.5 की पावर 0 लगाओगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो x जब जब 0 लगाएंगे, y तब तब 1 आएगा। तो इस फंक्शन का जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा, 0,1 से हर हाल में पास होगा, ना x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और लॉगरिथमिक का जस्ट उल्टा होता है 1,0। एक्सपोनेंशियल का 0,1 और उसका 1,0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑब्वियसली जब स्टीपर फंक्शन है तो हमेशा ये बढ़ता हुआ फंक्शन होगा, ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। यानी ग्राफ है ना, एक बार चढ़ गया ना, जितना भी चढ़ गया घूम के वापस नहीं आएगा, डिक्रीजिंग ये है ही नहीं, हर पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, हर पॉइंट पे। ये फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है, ये फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है। क्यों? रेंज क्या है देखो, रेंज क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल। रेंज क्या होती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y यानी y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किस किस में रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में नहीं जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई टेंड्स टुवर्ड्स 0 बट इट नेवर। वही बात हो गई जो भी आप पूछ रहे हो कि आप एक्स को कितना भी बड़ा ले लो, बहुत बड़ा ले लो, मतलब ये एक्स है, आप इसको बहुत बड़ी वैल्यू ले लोगे तो जो वाई की वैल्यू है ना वो जीरो के बिल्कुल नजदीक आती जाएगी। जितनी बड़ी वैल्यू आप एक्स की लोगे, जितनी बड़ी वैल्यू आप एक्स की लोगे, वाई की वैल्यू उतनी जीरो की तरफ आती जाएगी। बट आते आते वो कभी भी जीरो नहीं बन सकती। इसके कर्व से इसको समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे मैं ये देखो 0,1 से पास करेगा, ठीक है, ये इसका कर्व है, ये एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिखाई दे रहा है, ये स्टीपर फंक्शन है, यानी आगे जैसे चलते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ झुकता चला जाता है। एक्स की लार्ज वैल्यूज लोगे, जैसे मान लो बड़ी वैल्यू ले ली मैंने, बेस कुछ भी ले लो, जैसे आपके हिसाब से आपने ले लिया 2 बेस। एक्स बहुत बड़ा नंबर लो, जैसे कि 1 लाख, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब वैसे तो छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर चलो एक बार हमारी ग्राफ में हमने 1 लाख ये वाला कोऑर्डिनेट कभी प्लॉट नहीं किया, तो 1 लाख हमारे हिसाब से एक बार बड़ा नंबर है। तो 2 की पावर 1 लाख क्या होगा? 2 की पावर 1 लाख, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 लाख। 2 की पावर 1 लाख क्या होगा? सॉरी, एक चीज पढ़ना भूल गया। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की बड़ी नेगेटिव वैल्यू लो, पॉजिटिव नहीं। अगर पॉजिटिव ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे तो ये ग्राफ ऊपर कहीं दिखाई देगा, इसका आंसर है ना। जैसे 2 की पावर -1 लाख, -1 लाख, अब 2 की पावर -1 लाख क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 लाख, यही होगा। अब 2 की पावर 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है, 2 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 1 लाख बार करो। कितनी बार करो? 1 लाख बार। सोचो बहुत बड़ा नंबर होगा। 10 बार करते हैं तो 1024 तक पहुंच जाते हो आप। 2 इंटू 2 इंटू 10 बार करते हो तो उसमें 1000 तक पहुंच जाते हो। तो 1 लाख बार करोगे, कहाँ पहुंचोगे? अरब खरब पता नहीं कहाँ पहुंच चुके होंगे। लेकिन वो डिनोमिनेटर में क्या फायदा? अगर वो न्यूमरेटर में होता तो ये बहुत बड़ा नंबर होता, लेकिन ये डिनोमिनेटर में तो ओवरऑल ये नंबर क्या है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना, जीरो ही मानो इसको, तो जीरो के बड़ा नजदीक है। तो जीरो के बड़ा नजदीक आप कितना भी नीचे इसको एक्स को बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, वाई की वैल्यू, मतलब एक्स को आप नेगेटिव वैल्यू में बढ़ाए जाओ, इधर की साइड, इधर की साइड नेगेटिव वैल्यू में बढ़ाए जाओ, आपकी वाई की वैल्यू नीचे होती जाएगी, नीचे होती जाएगी, नीचे होती जाएगी, बिल्कुल इसके करीब आ जाएगी, बट इसको कभी छू नहीं सकती, क्योंकि इसको छूने का मतलब है वाई जीरो हो गया, और वाई जीरो नहीं हो सकता। वाई जीरो का मतलब इस चीज का आंसर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेंज क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा वाई एक्सिस से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? चलते हैं, देखो वही लिखा हुआ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर मीट्स द एक्स एक्सिस। और लॉगरिथमिक में उल्टा है, लॉगरिथमिक में वाई एक्सिस को मीट नहीं करता है। एक्सपोनेंशियल में इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को मीट नहीं करता है, और लॉगरिथमिक में इधर से शुरू होता है ना ऐसे, ये कभी वाई एक्सिस को मीट नहीं करता है। ठीक है, और वैसे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, सर। अब हाँ बोलो प्रियांशी। सर जीरो भी तो पॉजिटिव में आ सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर में। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आदि अनादि काल से जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से, दोनों कैटेगरी में नहीं रखा। जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? एनी यस कंफ्यूजन? सर। ओके, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो इंट्रोडक्शन था, ये तो क्या था? इंट्रोडक्शन था। तो अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जब डेरिवेटिव की बात हुई ना, तो बेस को b की जगह a से डिनोट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जब इंट्रोडक्टरी पार्ट थी तो b से क्यों डिनोट कर रहे थे पता है? ताकि b फॉर बेस याद रह जाए, b फॉर बेस। लेकिन अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये इन्होंने a से रिप्लेस कर लिया। अब कंफ्यूज मत होना a कहां से आया, ये a वही है b, जैसे b ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, चलो, तो ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका y डैश यानी इसका d बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है? देख लो भाई, वो होता है ये फंक्शन एज इट इज। ये हमने जब शुरुआत में वो बहुत सारे फंक्शन रिवाइज कर रहे थे उसमें भी देखा था, ये फंक्शन एज इट इज, बट इसके आगे एक चीज से मल्टीप्लाई करना होता है, लॉग ए से, लॉग ए से। अब लॉग ए है तो ये लॉग ए कौन सा लॉग ए है? ये नेचुरल लॉग है, ई इसका बेस माना जाएगा। ठीक है, चीज हमने पहले भी पढ़ ली थी। अब इस हिसाब से देखो कुछ फंक्शंस का इन्होंने डेरिवेटिव करके बताया है, जैसे कि a टू द पावर x, मान लो 10 टू द पावर x होता, 10 टू द पावर x होता तो क्या आता आंसर? 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10। मान लो e टू द पावर x होता तो आंसर क्या आता? e टू द पावर x इंटू लॉग e, और लॉग e की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसलिए e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है?
e टू द पावर x ही हो जाता है। क्या डिफरेंस है 10 टू द पावर x में, e टू द पावर x में, या कोई और जैसे 5 टू द पावर x में? तीनों ही एक्सपोनेंशियल हैं। इसमें तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई? ये तो बेस नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल है, और वो एनी अदर एक्सपोनेंशियल, वो सादा केवल एक्सपोनेंशियल है। वो क्या है? केवल एक्सपोनेंशियल है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, एक तरीके से ऐसे याद रखना। कॉमन का खुद नहीं होता है। कॉमन में क्या होगा? log 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, या फिर कोई भी और अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसमें भी उससे मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। जो बेस है, बेस के ऊपर log फंक्शन अप्लाई करके उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। तो क्या अगर कुछ और हो तो नहीं, इधर जो ये log 10 आएगा ना, ये जो log 10 आएगा या log e आएगा, जो भी आएगा, log 5 आएगा, बाय डिफॉल्ट उसका बेस e रहेगा। बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या रहेगा? e रहेगा। ठीक है, तो आप e ना भी लिखो तो भी सिंपली log 5 ये कह सकते हो, क्योंकि जब अपन बेस नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट नेचुरल बेस माना जाता है, यानी e माना जाता है। ठीक है, तो ये था साहब आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो शायद कवर हो चुका है। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की। जस्ट इसका उल्टा चलता है, जस्ट इसका उल्टा चलता है। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर b टू द पावर x बराबर a, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, रियल नंबर इसमें b ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें ये जो पावर लग रही है वो कोई भी रियल नंबर होती है, और जो ये a होता है, ये जो a होता है, मतलब इसका जो आंसर निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है। अभी सीख के आए तीनों चीजें, अपन सीख के आए ना। देखो क्या सीख के आए, ये हमेशा ग्रेटर देन 1, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, और ये एनी रियल नंबर, ये तीन चीजें सीख के आए। ठीक है, तो इसी फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन बना हुआ है। इसी फंक्शन से क्या बना हुआ है? लॉगरिथमिक फंक्शन बना हुआ है। ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा फंक्शन गिवन है, अगर ऐसा फंक्शन गिवन है, तो log ऑफ a टू द बेस b का आंसर x होगा। log ऑफ a यानी पहले जो आंसर आ रहा था, पहले जो आउटपुट था, देखो इधर देखो, मान लो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मशीन है। इसमें मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक इनपुट डाला। इनपुट क्या डालते हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये डालते हैं अपन। तो वहां से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकल के आई। अब दूसरी ऐसी कौन सी मशीन हो जिसमें वो आउटपुट वापस डालूं तो वो इनपुट निकल जाए, उस मशीन को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसका आंसर a निकल के आया था, इसका आंसर a निकल के आया था। तो अब a पे एक फंक्शन अप्लाई किया तो उसका आंसर क्या निकल के आया? x निकल के आया। जो वहां पे इनपुट था वो यहाँ पे आउटपुट है। देखो वहां पे इनपुट ये था, यहाँ पे ये इनपुट क्या काम कर रहा है? आउटपुट का काम कर रहा है। वहां पे आउटपुट ये था, वो क्या काम कर रहा है? इनपुट का काम कर रहा है। बेस कल भी b था, आज भी b है। बेस कल भी b था और आज भी b है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? ग्रेटर देन 1 रहती है, उधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो log ऑफ a क्या होगा? log ऑफ a क्या होगा? बोलो। log ऑफ a होगा x। log ऑफ a क्या होगा? x। log ऑफ a टू द बेस b इज x एंड इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं अपन? log a टू द बेस b, इस तरीके से लिखेंगे, log a टू द बेस b इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे बताओ क्या क्या चीजें होंगी? x वहां पे कोई भी रियल नंबर था, देखो यहाँ पे भी कोई भी रियल नंबर है। b वहां पे ग्रेटर देन 1 था, आज भी ग्रेटर देन 1 है। और a वहां पे क्या था? पॉजिटिव रियल नंबर था, मतलब जो आंसर आ रहा था आज भी पॉजिटिव रियल नंबर है। बट डिफरेंस ये हो गया कि वहां पे x इनपुट था, यहाँ पे x आउटपुट है। तो वहां पे इनपुट एनी रियल नंबर था, यहाँ पे आउटपुट एनी रियल नंबर। दैट मीन्स वहां पे डोमेन एनी रियल नंबर था, यहाँ पे रेंज एनी रियल नंबर है। उल्टा है, जो उसकी डोमेन है वो उसकी रेंज है, जो उसकी रेंज है वो उसकी डोमेन है। अब वहां पे ये जो चीज आ रही थी, आंसर आ रही थी, वो क्या आ रही थी? हमेशा पॉजिटिव रियल आ रही थी। हमेशा क्या आ रही थी? पॉजिटिव रियल। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव रियल हो जाएगा। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन जिस नंबर पे अप्लाई करोगे वो हर हाल में पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और उसका आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, और बेस ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 लेना ही है। इज दैट क्लियर? इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट
logarithmic functions are the inverses of exponential functions which give exponents as power. ट्वेल्थ क्लास की चल रही है। और दिव्यांग माइक ऑफ कर दे। हम कह सकते हैं कि logarithmic functions जो हैं exponential functions के inverses हैं, और ये आंसर में क्या देते हैं, ये आंसर में पावर देते हैं, पावर। ये आंसर में क्या देते हैं, पावर देते हैं। यानी कि मैंने logarithmic function की मशीन में कोई नंबर डाला है तो आंसर में क्या निकल के आएगा, पावर निकल के आएगा। जैसे मैंने मान लो क्या डाला यहाँ से, देखो मैंने यहाँ से डाला 10, बेस पहले एक बार डिसाइड कर लो। मान लो बेस मैंने डाल दिया 10, बेस भी 10 डाल दिया, या बेस मैंने डाल दिया 10 और यहाँ से नंबर डाल दिया 100। तो मैं 100 डाल के आउटपुट में बताया क्या मांग रहा हूँ, मैं ये मांग रहा हूँ कि जो मैंने 100 डाला है ना, ये 100 जो है 10 की कौन सी पावर है, क्योंकि बेस 10 फिक्स कर दिया ना आपने, तो ये 100 10 की सेकंड पावर है। तो आंसर में पावर निकल के आएगी, आंसर में क्या निकल के आएगी, पावर निकल के आएगी, 2 आंसर निकल के आएगा कि ये जो 100 है 10 की सेकंड पावर है। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन को एज ए मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो भाई वहां पे क्या था, R2 R प्लस था, यहाँ पे क्या है R प्लस 2 R है। ठीक है, यानी कि इनपुट जो x होगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, आउटपुट जो y होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए जब अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, जब अपन, वो समझाने के लिए था इसलिए वहां पे x लिखा हुआ था, वो समझाने के लिए था इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था। भाई देखो वहां पे जो x था ना, वहां पे जो x था ना वो अब आंसर है, वहां पे जो इनपुट था अब वो आउटपुट है। लेकिन जब आप इस मशीन की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो इसके इनपुट को x से और इसके आउटपुट को y से ही डिनोट करेंगे। तो अब इस एज ए फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये x मैंने इनपुट में रख दिया, क्योंकि हमेशा किसी भी फंक्शन में x ही इनपुट बनता है और y क्या बनता है, आउटपुट बनता है। तो अगर इसको इस तरीके से रीड करें तो इनपुट क्या है बेटा, इनपुट क्या है x और आउटपुट क्या है y, बेस हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इधर से मान लो, इधर से मैं वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, इस बेस की पावर ये बराबर दिस, b टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, b टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। देखो इसका ग्राफ देखो भाई, तो इसमें तीन लॉगरिथमिक फंक्शन ड्रॉ किए हैं हमने। देखो एक ये वाला तो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, एनी लॉगरिथमिक फंक्शन। सेकंड वाला जो है वो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, बेस e ले लिया। और थर्ड वाला जो है वो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्या आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है e2, e क्या है 2.718, तो ये बढ़ गया बेस 10 उससे भी ज्यादा हो गया। जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन जो है x एक्सिस की तरफ झुकाव ले रहा है, जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन x एक्सिस की तरफ झुकाव ले रहा है। ठीक है, ये तो दो या तीन लॉगरिथमिक फंक्शंस का आपस में कंपैरिजन है। ये अलग लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलग लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलग लॉगरिथमिक फंक्शन। कोई आपसे पूछे कि यार 3-4 लॉगरिथमिक फंक्शन अगर मैं लिख दूं तो कौन सा y एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा और कौन सा x एक्सिस की तरफ झुका होगा, तो आप क्या कहोगे, जिसका बेस ज्यादा है वो कहां झुका हुआ होगा, वो x एक्सिस की तरफ झुका हुआ। जिसका बेस ज्यादा है वो किसकी तरफ झुका हुआ होगा, x एक्सिस। लेकिन अगर पर्टिकुलरली एक ही लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करी जाए, पर्टिकुलरली एक ही लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करी जाए, तो उसमें वो फंक्शन x की वैल्यूज के साथ कैसे बढ़ेगा वो सीखना है अपने को। भाई x जब बढ़ता जाएगा तो फंक्शन किधर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे चलो, आ जाओ, बैठते जाओ, बिना शोर करें। हाँ, एक बार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। उसका डोमेन एनी रियल नंबर था, इसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है। उसकी रेंज पॉजिटिव रियल थी, इसकी रेंज एनी रियल है। एक लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा कहां से पास होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये क्वेश्चंस बना रहे हैं आपके एमसीक्यू के। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0,1 से पास हो रहा था, एक लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1,0 से पास होगा। 1,0 कहां लाया करेगा, एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, और वो कहां लाया कर रहा था, वाई एक्सिस। तो वो फंक्शन ऐसे जा रहा था, ये फंक्शन ऐसे जाएगा। ये कहां से पास होगा, हर हाल में 0,1 से पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं log 0 करूं तो log 0 मतलब मेरे को आंसर क्या चाहिए, मतलब 0 कब आती है, जब पावर 1 होती है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, 1,0 से होता है ना, अरे 1,0 से होता है। 1,0 मतलब इनपुट 1 दो तो आंसर 0। यानी आप पावर जब जब ये आंसर जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, जो भी आंसर होता है वो हमेशा पावर होती है। तो आप किसी भी नंबर की पावर जब जब 0 लगाओगे तो 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा,
किसी भी नंबर की पावर आप अगर 0 लगा दोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी एवर इंक्रीजिंग है, क्योंकि एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये कभी भी वापस घूम के नीचे नहीं आएगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, हमेशा एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है दोनों। तो एक बात कॉमन है दोनों में कि एक्सपोनेंशियल भी एवर इंक्रीजिंग है और लॉगरिथमिक भी एवर इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करी जाए, 2 या 3 लॉगरिथमिक फंक्शन को नहीं कंपेयर कर रहा हूं मैं, किसी एक पर्टिकुलर लॉगरिथमिक फंक्शन को उठा लिया मैंने, तो उसकी जो वैल्यू है वो लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स में क्या करती है, 0 की तरफ टेंड करती है। जैसे कि मान लो कि मैंने लॉग नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मैंने ले लिया नहीं टेंड्स टुवर्ड्स द लार्ज नेगेटिव वैल्यूज एज द वैल्यूज ऑफ एक्स टेंड्स टू 1। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक्स तो 0 हो नहीं सकता ना, इसका डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इसका डोमेन क्या है बोलो, देखो ऊपर देखो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि आप 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे 0 के करीब जाओगे ना, जैसे जैसे 0 के करीब जाओगे ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आंसर है, दैट मीन्स जो y है, दैट मीन्स जो y है वो लार्ज नेगेटिव वैल्यू में चेंज होता चला जाएगा, वो लार्ज नेगेटिव वैल्यू में चेंज होता चला जाएगा। देखो भाई आप उस ग्राफ पे आ जाओ, चलो कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन उठा लेते हैं अपन, बोलो कौन सा उठाएं, ये वाला उठा लेते हैं, चलो ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये ऐसे चलेगा। अब आप देखो जैसे जैसे x 0 की तरफ गया, मान लो x यहां पर है अभी, तो y क्या है, पॉजिटिव है, फिर x यहां है तो y थोड़ा और कम हुआ, फिर x थोड़ा और कम हुआ तो y भी कम हुआ। जब x जो है, जब x जो है यहां पे x क्या है, नहीं यहां पे 1 है, x जब 1 हुआ तब y 0 हुआ, x जब 1 हुआ तब y, और x जब 1 से भी छोटा हुआ, 1 से भी छोटा हुआ, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो y नेगेटिव हो चुका है, क्या हो चुका है। और जैसे जैसे x जो है 0 की तरफ जाए, क्योंकि 0 तो बन नहीं सकता, x 0 तो बन नहीं सकता, 0 की तरफ टेंडिंग टुवर्ड्स हो सकता है, तो जैसे जैसे x टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो आंसर जो y है वो देखो नेगेटिव नेगेटिव और बड़ा नेगेटिव नंबर होता जा रहा है, लार्ज नेगेटिव नंबर होता जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है सुनो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट को लार्ज नेगेटिव वैल्यू करते हैं तो आउटपुट 0 की तरफ जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में इनपुट को 0 की तरफ करते हैं तो आउटपुट लार्ज नेगेटिव नंबर जाता है। उसमें तो इनपुट लार्ज नेगेटिव नंबर होता है और आउटपुट क्या होता है, 0 टेंडिंग होता है। इसमें इनपुट 0 टेंडिंग है और आउटपुट क्या है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और कोई पूछे कि लॉगरिथमिक फंक्शन 0 कब हो जाता है, जब इनपुट 1 हो, क्योंकि 1,0 से पास होता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही चीज कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल्स टू log x टेंड्स टुवर्ड्स द लार्ज नेगेटिव वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू जो है लार्ज नेगेटिव वैल्यू की तरफ टेंड करती है जैसे जैसे x जो है 0 की तरफ टेंड करता है। लेकिन x की वैल्यू कभी भी क्या नहीं बन सकती, 0 नहीं बन सकती, या नेगेटिव तो फिर बनना दूर की बात है ना, मतलब वो y एक्सिस को टच भी नहीं करेगी, इसके नजदीक से गुजरेगी, 0 भी। 5 मिनट हो, रिडक्शन वो तो लास्ट है ना वैसे भी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑन द सेम बेस ऑन द सेम ग्राफ, एक ही बेस पर और एक ही ग्राफ पर अगर दोनों को बनाते हैं, एक ही बेस पर बनाना बेटा, एक ही बेस पर मतलब जैसे b आपने डिसाइड कर लिया 3 लेना है तो इधर भी बेस क्या लेना, 3 लेना। तो ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। क्या होते हैं, ये देखो ये वाला, मतलब अगर मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स को आप एक आईना मान लो, y इज इक्वल्स टू एक्स जो ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन है, इसको अगर अपन एक आईना मान ले तो इसकी इमेज उधर दिखाई देगी और उसकी इमेज इधर दिखाई देगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेजेस कब होती हैं, कब होती हैं, जब बेस सेम हो, जब बेस दोनों का सेम। ठीक है, चलते हैं आगे। when we draw the two graph exponential function and logarithmic function to the same base obviously greater than 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो both graphs act as a mirror images of each other taking the graph of y is equals to x as mirror।
हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो होती हैं, लेकिन किस ग्राफ को आधार मान के, y इज इक्वल्स टू x वाले ग्राफ को अगर मिरर मानेंगे तो ही वो एक दूसरे की क्या बनेगी, मिरर इमेजेस बनेगी। अब कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमको सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि बेस हमको कई बार बदलना पड़ता है। तो पहली चीज है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। पहली चीज क्या है? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास a बेस है और मेरे को किसी कारण से a को b में बदलना पड़ रहा है, मेरे को किसी कारण से a को किस में बदलना पड़ रहा है, b में बदलना पड़ रहा है, तो आप एक काम करो, इसको a को b कर दो, a को b कर दो, लेकिन डिवाइडेड बाय इससे करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय किससे करना पड़ेगा? log a टू द बेस b। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है log x टू द बेस 3, log x टू द बेस 3, आपको चेंज करना है इसको log x टू द बेस 4। कैसे चेंज करोगे? log x टू द बेस 4 में चेंज कैसे करोगे? तो ये तो जो जिसमें चेंज करना है वो तो न्यूमरेटर में लिख दो, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? डिवाइडेड बाय क्या करोगे? अब डिवाइडेड बाय में जो भी करोगे उसमें x दिखाई नहीं देगा, इन दोनों बेसिस का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों बेसिस का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, आपको जो बेस बदलना था, जिस बेस में उसको चेंज करना था, वही बेस लिखो, यानी सेम बेस लिखो, और इधर आंसर में ये वाला बेस लिखो, यानी कि 3 लिखो। तो कुल मिला के बात यह है कि जब अपन ऐसे करते हैं तो ऊपर और नीचे बेस सेम है, ऊपर और नीचे बेस सेम है। दैट मीन्स जिस बेस में आपको बदलना है वही बेस ऊपर रखो, और जिस बेस में आपको बदलना है वही बेस नीचे रखो। ऊपर तो एज इट इज p का p आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला बेस उठ के आ जाएगा। ठीक है, एक एक्टिविटी और करते हैं, बताओ जल्दी से। तनिषा आप बताना, अगर मेरे को log x टू द बेस 10 है और मुझे चेंज करना है log x टू द बेस 100, क्या करोगे? हाँ, डिवाइड किससे करूं उसको? हाँ, और इधर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, इसको आप इसमें बदल सकते हो। अब आप कहोगे कि सर आपने बेस तो चेंज कर दिया, जैसे 10 का आपने 100 बेस कर दिया, लेकिन ये क्या है? तो बेटा ये तो वैसे भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें x कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसको कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसको प्रूव करो। देखो, अगर मैंने लिखा कि log p टू द बेस a x है, इसका मतलब क्या है कि a टू द पावर x p है, a टू द पावर x p है। ठीक है, अगर मैंने लिखा log p टू द बेस p y है, इसका मतलब b टू द पावर y p है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 देखो, अगर मैंने लिखा log a टू द बेस b z है, इसका मतलब b टू द पावर z a है। ये 3 इक्वेशंस हैं। अब आप ध्यान से देखो, इन 3 इक्वेशंस के अंदर क्या है? हमने 2 बार तो बेस, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, किन तीनों की? इन तीनों की, 1 2 3। भाई इन तीनों में क्या रिलेशन है वही तो ढूंढ रहे हैं अपन। तो ये देखो, log p टू द बेस a ये रहा, log p टू द बेस b ये रहा, log a टू द बेस b ये रहा, और तीनों की कुछ कुछ वैल्यूज रख ली। मान लो इसकी वैल्यू रख दी x, इसकी वैल्यू रख दी y, इसकी वैल्यू रख दी z। 3 इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुटअप करना शुरू करो। तो अगर मैं a की वैल्यू, ये थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू है, इसको अगर मैं यहां पुटअप कर दूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? a की वैल्यू क्या है? b टू द पावर z, और उसकी पावर क्या है? x इक्वल्स टू क्या हो गया? p, पावर मल्टीप्लाई हो गई, b इंटू एक्स क्या हो गया? सॉरी, z इंटू एक्स क्या हो गया? zx हो गया। तो b टू द पावर zx की वैल्यू p हो गई। अब देखो, अब आप ये p की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में p की वैल्यू दोनों को कंपेयर करो। RHS सेम है, तो LHS भी सेम होंगे, तो इसका मतलब b टू द पावर, इसका मतलब b टू द पावर zx b टू द पावर y के बराबर है क्या? b टू द पावर zx b टू द पावर y के बराबर है। बेस बेस सेम हो गए तो पावर पावर भी सेम होगी, तो यानी कि y की वैल्यू zx के बराबर है। इसका मतलब इसको डिवाइड करूं तो x की वैल्यू y बाई z के बराबर है। x क्या था? ये था, y क्या था? ये था, और z क्या था? वो था। यानी उन तीनों में रिलेशन मिल गया आपको। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, x क्या था? ये था, y क्या था? ये था। ये याद तो आपको ऐसे रखना है, बट इन केस आपको प्रूव करना पड़े तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे। ये थी आपकी बेस चेंज प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट टू द सम प्रॉपर्टी। अगर हमको इनपुट में किसी नंबर का प्रोडक्ट है तो आउटपुट में हम उन्हीं दोनों लॉग का सम करते हैं। क्या करते हैं? सम करते हैं। जैसे, लेकिन बेस सेम रहेगा तीनों में, यहां पर भी, यहां पर भी,
और यहाँ पर भी P इंटू क्यू है तो P यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रूफ आप एक बार ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो बाद में समझ लेना, बिकॉज प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज द एमसीक्यू पेपर इज कंसर्न। मेन चीज है आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पहली बेस चेंज प्रॉपर्टी याद हुई, और ये क्या है, प्रोडक्ट टू द सम। प्रोडक्ट से सम पे आया मैं, प्रोडक्ट से सम पे आया, ये प्रोडक्ट से किस पे आया, सम। बेस सेम रख देना बस, दैट मीन्स। चलो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास log 6 है, तो log 6 को क्या लिख सकते हो, log 2 प्लस log 3 लिख सकते हो ना, क्योंकि 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, तो 2 3 बीच में प्लस साइन लगा दो। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ आगे। ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा, अगर मैं 2 की पावर 2 करूं और 2 की पावर 3 करूं तो 2 की पावर 6 होती है ना, होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो आप यहां से देखो 2 इंटू 3 6 हो रहा है ना, 2 इंटू 3 6 हो रहा है। और लॉग का आंसर क्या होता है, लॉग का आंसर पावर ही तो होता है, लॉग का आंसर पावर ही तो होता है नहीं होता है, इसीलिए वहां पे वो प्रोडक्ट से सम पे आया है। अब इसका ही पूरा इलस्ट्रेशन है, आप कभी भी देख लेना, है ना। चलो अब बात करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, पावर प्लस होती है ना, तो वही तो कर रहे हैं। देखो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, सॉरी। तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा ना। तो ये पावर को जोड़ रहे हैं ना अपन, यहाँ पे पावर को जोड़ रहे हैं ना। लॉग का आंसर क्या होता है, पावर, इसीलिए इसलिए वहां पे लॉग को जोड़ रहे हैं, इसीलिए वहां पे लॉग को क्या कर रहे हैं अपन, जैसे log 6 है तो अपन log 2 प्लस log 3 कर रहे हैं, इसीलिए ये प्लस आया बीच में। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब ये तो सारा उसका इलस्ट्रेशन है, कुल मिला के हमको बेसिक चीज ये याद रखनी है, और इसी से ये चीज निकली है, इसी से ये चीज निकली है कि अगर प्रोडक्ट है तो जोड़ दो, और अगर डिवीजन है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। स्पेशल केस ऑफ इस सम प्रॉपर्टी का स्पेशल केस ये है कि अगर P इंटू क्यू है तो P अलग और Q अलग कर दिया, बीच में सम लगा दिया। अगर किसी केस में P और Q बराबर है, अगर किसी केस में P और Q बराबर है तो दोनों जगह PP हो गया, तो फिर तो ये दोनों लॉग बराबर दिख रहे हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ लॉग ये हो गया। तो इसका मतलब है अगर P इंटू P है यहाँ पे तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब है अगर कोई पावर होती है तो उठ के बाहर आ जाती है, आएगा ही ना। देखो ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, दैट मीन्स अगर मैंने कर दिया log 3 का स्क्वायर तो क्या लिखोगे, 2 उठ के बाहर आ जाएगा, 2 log 3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि log 3 का जो स्क्वायर होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ 3 इंटू 3, और उसको मैं क्या लिखूंगा, log 3 प्लस log 3, और log 3 प्लस log 3 क्या हो जाएगा, 2 log 3। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखो, पावर उठ के क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, बेस मत बदलना कहीं पर भी, अगर बेस भी है तो बेस भी। सो वी कैन कंक्लूड दैट, इसी प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है, वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर हमारे पास यहाँ पे n है तो वो कहाँ उठ के आ जाएगा, यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो log p to the power n to the base b will be equal to n into log p to the power to the base b। स्पेशल टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल में हुआ था वैसे ही लॉगरिथमिक में कॉमन और नेचुरल। कॉमन में क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा 10, और नेचुरल में बेस क्या रहेगा, यूलर नंबर e रहेगा। ठीक है, नेचुरल लॉग्स को ln x से भी डिनोट किया जाता है, किससे, ln x। जैसे मैंने कहा ln3, तो ln3 का मतलब क्या है, log 3 टू द बेस e। नेचुरल लॉग को किससे डिनोट किया जाता है, l फॉर लॉगरिथम, n फॉर नेचुरल, लॉग नेचुरल। ठीक है ना, ln3। बाकी ये जो नोटेशन है आपकी एनसीईआरटी में इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हुआ है, बट इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू log x है तो y इज इक्वल्स टू log x को कैसे डिनोट करोगे, ln x डिनोट करोगे। ठीक है, व्हेन बेस इज नॉट गिवन तो ऑब्वियसली बेस क्या माना जाता है, नेचुरल वाला बेस माना जाता है, e माना जाता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली log x लिखूं तो उसका मतलब ये होगा log x टू द बेस e। वही सेम चीज उधर भी थी, एक्सपोनेंशियल में भी अगर बेस ना बताएं तो वो बेस क्या माना जाता है, e ही माना जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लॉगरिथमिक का हम, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो अलग टॉपिक है, इस लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो मुद्दे की बात तो केवल इतनी सी है, इससे पहले तो केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था एनसीईआरटी में आज से पहले, इंट्रोड्यूस अभी हुआ। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो मैंने कहा अगर log x का डेरिवेटिव बताओ तो 1/x से याद रखना यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे बेस क्या है, e है। और अगर मैं कहूँ e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है तो क्या करोगे, e टू द पावर x। और अगर मैं कहूँ a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है तो क्या करोगे, a टू द पावर x log a। तो डिफरेंशिएशन की बात है तो 1
2 3, ये 3 फॉर्मूले याद कर लेते तो काम चल जाता, बट कब चलता, जब पेपर सब्जेक्टिव होता, पेपर सब्जेक्टिव होता, क्योंकि इस चैप्टर में आपसे डेरिवेटिव निकलवाता। अब क्या है, पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में बेटा उसका इंट्रोडक्शन से लेके उसका मीनिंग से लेके जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है अब डेरिवेटिव निकलवाए, अब तो कुछ भी पूछ ले। सब्जेक्टिव होता तो 100% डेरिवेटिव ही निकलवाता, तो वो इजी होता कि 3 फॉर्मूले याद कर लेते, इतनी सारी रामायण नहीं पढ़नी पड़ती। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ये सारी रामायण को पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। ठीक है, क्या क्या कवर किया आज अपन ने, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मेनली 2 थी, एक थी बेस चेंज प्रॉपर्टी और एक थी प्रोडक्ट टू द सम। प्रोडक्ट टू द सम का भी एक स्पेशल केस था कि पावर उठ के नीचे आ जाती है, और दोनों का डेरिवेटिव ऑब्वियसली दोनों दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, ये होता है कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। अगर बेस ना गिवन हो तो बेस बाय डिफॉल्ट ई माना जाता है। ठीक है, और दोनों का डेरिवेटिव भी हमने सीखा। ठीक है, तो कल अपन देखेंगे इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू, एक्सरसाइज नंबर 5.4, राइट, 5.4 ही है ना। तो आप ये सारा रिवाइज करके आओ, तो कल अपन 5.4 को क्विकली ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन आएगा। हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर